हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। आई होप सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, मजा आ रहा होगा, फंडामेंटल्स आपके बहुत क्लियर हो रहे होंगे। अब इसी बारे में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एरे नाम के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, एरे जावास्क्रिप्ट ही नहीं, अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट में बैकएंड करते हो या जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट जैसी लाइब्रेरीज को हैंडल करते हो। होता क्या है एरे? एरे होता है मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन। यानी अगर मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो मैं बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। प्रोग्रामिंग कहती है कि मैं एरे बनाऊंगा। अब एरे बनता कैसे है, एरे यूज कैसे होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। ये एरे का पहला वीडियो है। इसके बाद धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ऊपर लेकर जाएंगे और एरे के एडवांस चीजों को भी पढ़ेंगे। बट सबसे पहले जरूरी है एरे का इंट्रोडक्शन, एरे कैसे बनता है और एरे को हम कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट एरेज। अब क्योंकि आप बिगनर हैं तो दिमाग में पहला डाउट आएगा, एरे अपने आप में क्या होता है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे होता है मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन। क्या बोला मैंने? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो आप तो एरे होता है मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन। मतलब मान लीजिए मुझे जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे एक स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है। एक स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है, राइट? तो आप कह सकते हो ठीक है सर, बहुत इजी है, आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है। आप एक वेरिएबल बना लीजिए रोल, इसके अंदर रोल नंबर रख लीजिए। चलो रख लिया मैंने, एक रोल नाम का वेरिएबल बनाकर उसमें मैंने 10 रख लिया। बट मुझे अपने प्रोग्राम में अब एक और वेरिएबल बनाना है, उसमें मुझे दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है। चलो ये भी पॉसिबल है, मैं कह दूंगा roll2 = 20। बट सोचो अगर मेरी क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं और मुझे 60 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है, तो आपको नहीं लगता ऐसे रोल 2 रोल 3 रोल 4 रोल 60 बनाने में मेरे को कितनी मेहनत लगेगी? और बनाने में तो मेहनत लगेगी वो अलग, उसको जब मैं प्रिंट करूंगा मुझे उतने सारे कंसोल लॉग या उतने सारे लगाने पड़ेंगे document.write। तो प्रोग्रामिंग कहती है, लॉजिक ये कहता है कि जब आपको इतना सारा डेटा रखना होता है ना, तो आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज। सो आई रिपीट अगेन, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट। जब भी आपको ऐसा लगे आपको मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ रखना है ताकि आप एक ही नाम से उनको एक्सेस कर पाओ, तो प्रोग्रामिंग में हम इसको क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं एरे। आप सिंपल शब्दों में यह भी बोल सकते हो, एरे वो वेरिएबल होता है जो एक नहीं बहुत सारी वैल्यूज रख सकता है। समझ रहे हैं? जैसे मुझे बताइए, मैंने एक वेरिएबल बनाया रोल, ध्यान से देखना, मैंने रोल के अंदर 10 डाला। क्या होगा अगर मैं इस रोल में 20 डाल दूं? तो आपका जवाब होगा सर 10 हट जाएगा, अब रोल में 20 आएगा। पर दोस्तों, अगर ये रोल एरे होता ना तो ये अपने अंदर 10 भी रख लेता और ये अपने अंदर 20 भी रख लेता। इसलिए बार बार स्लाइड में आपको वर्ड मिल रहा है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज और मल्टीपल एलिमेंट्स। एरे इज समथिंग विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट द सेम टाइम। तो जब जब हमें जावास्क्रिप्ट में ऐसा लगेगा कि हमें बहुत सारा डेटा होल्ड करना है, बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाएंगे, बहुत सारे वेरिएबल की जगह हम बनाएंगे अपने प्रोग्राम में एरे। ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो जावास्क्रिप्ट के अलावा किसी और लैंग्वेज को भी जानते हैं, खास तौर पे अगर आप सी और सी प्लस प्लस या जावा के बैकग्राउंड से हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट और इन लैंग्वेजेस में एरे को लेकर एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? बाकी लैंग्वेजेस में एरे होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन होता है। यानी आप सी लैंग्वेज की बात अगर करो तो आप ऐसा एरे नहीं बना सकते जिसमें आप नंबर और स्ट्रिंग दोनों रख लो। या तो वो नंबर्स का ही एरे होगा या वो स्ट्रिंग्स का ही एरे होगा। लेकिन गौर करिएगा, जावास्क्रिप्ट इस मामले में बाकियों से अलग है। जावास्क्रिप्ट का एरे अपने अंदर हेट्रोजीनियस डेटा भी रख सकता है। यानी जावास्क्रिप्ट में एक ही एरे में मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, बुलियन भी रख सकता हूं, नंबर भी रख सकता हूं, ऑब्जेक्ट्स भी रख सकता हूं, फंक्शंस भी रख सकता हूं। जो चाहूं वो डेटा मैं अपने एरे के अंदर होल्ड कर सकता हूं। जबकि ये फैसिलिटी मुझे बहुत कम लैंग्वेजेस देती हैं, खास तौर पे सी सी प्लस प्लस तो ये फैसिलिटी अपन को नहीं देती है, राइट? तो अगर हम कंपेयर करें तो जावास्क्रिप्ट इस मामले में इन लैंग्वेजेस से अलग है। आप ये भी बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का जो एरे है वो सी सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के जैसा है। अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर आप हेट्रोजीनियस डेटा रख सकते हो। अगर पाइथन की बात करें तो लिस्ट के जैसा है। और अगर जावा की बात करें तो जावा में एक टॉपिक है कलेक्शन, ये उसके जैसा है। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मस्त रहिए, बहुत बढ़िया है, आपके लिए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। बट अगर पढ़ा है तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, बाकी लैंग्वेजेस बोलती है एरेज आर होमोजीनियस इन नेचर,
जावास्क्रिप्ट बोलती है यू कैन हैव होमोजीनियस डेटा आल्सो एंड यू कैन हैव हेट्रोजीनियस डेटा आल्सो. दैट इज अ बेसिक एंड कोर डिफरेंस बिटवीन एरेज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एरेज ऑफ अदर लैंग्वेजेस. और इसका रीजन भी मैं आपसे आगे शेयर करूंगा कि जावास्क्रिप्ट में एरे हेट्रोजीनियस डेटा कैसे रख पाता है. इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी ऑब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाते वक्त मैं आपको शेयर करूंगा, तब आपको पता चलेगा एरे हेट्रोजीनियस डेटा क्यों रखता है. अभी आते हैं मुद्दे की बात पे और बात करते हैं जेएस में एरे बनाते कैसे हैं. तो दोस्तों जेएस में एरे बनाने के लिए आप जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरे लिटरल. क्या बोलते हैं? एरे लिटरल. जेएस में एरे बनाने के लिए आप जो सिंटेक्स यूज करते हो उसको हम बोलते हैं एरे लिटरल. क्या होता है एरे लिटरल? बहुत सिंपल है. आप वेरिएबल के नाम के बाद असाइनमेंट लगाते हो, असाइनमेंट के बाद लगाते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट. आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जेएस को बता देता है कि जो आप बना रहे हो दैट इज बेसिकली एन एरे. कैसे बनाते हैं एरे? जरा अगली स्लाइड में देखिए. एरे बनाने का जो बहुत ही जनरलाइज्ड और बेसिक सिंटेक्स है वो है आप लेट लिखो या वैर लिखो, जो भी आपको लिखना है. उसके बाद आप आपके एरे का नाम लिखो. मान लो मैंने ARR लिख दिया. उसके बाद असाइनमेंट लगाओ. असाइनमेंट के बाद आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट. जी हाँ, ये कंपलसरी है. अगर ये नहीं लगाएंगे तो ARR एक वेरिएबल बनेगा, जबकि मुझे उसको एक एरे बनाना है. और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जितना डेटा देना है देते चलिए. बस इतना ध्यान रखिए, हर डेटा को सेपरेट करना है विद कॉमा. हर डेटा को सेपरेट करना है विद कॉमा. और ये पूरा डेटा किसके अंदर? ये पूरा डेटा पैक होना चाहिए विद इन द पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. कुछ एग्जांपल स्लाइड में और फिर सीधे चलते हैं अपन VS कोड पे. यहां देखो नीचे अगर आप नोटिस करो तो मैंने एक एरे बनाया है जिसका नाम है नम्स. नम्स एरे के अंदर क्या रखा है मैंने? 25839. अब आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि इसको आप डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करें ये हुआ क्या. तो जब आपने कहा ना लेट नम्स इक्वल टू 25839, तो जावास्क्रिप्ट ने ऐसा मेमोरी में एक ब्लॉक बनाया. कैसा? ऐसा एक ब्लॉक बनाया, एक डब्बा बनाया, राइट. इस ब्लॉक के अंदर जावास्क्रिप्ट ने उतने सेल बनाए जितने आपने वैल्यूज दी हैं. कितनी वैल्यूज दी हैं अपन ने? 5. तो जावास्क्रिप्ट ने इस ब्लॉक के अंदर 5 सेल बनाए. पहले सेल में जावास्क्रिप्ट ने 2 रखा, दूसरे सेल में 5 रखा, तीसरे में 8, चौथे में 3 और पांचवें में 9 रखा. और दोस्तों इस पूरे डब्बे का नाम आपके प्रोग्राम की तरफ से क्या रख दिया गया? आपके प्रोग्राम की तरफ से रख दिया गया नम्स, राइट. अब ये जो 2 आप देख रहे हैं ये आपके एरे की फर्स्ट वैल्यू है. ये जो 5 देख रहे हैं ये सेकंड वैल्यू है एंड सो ऑन. अब एक और काम जावास्क्रिप्ट ने यहां पर करा है. ये जितने भी सेल आप देख रहे हैं ना इस बड़े वाले डब्बे के अंदर, जितने भी ये छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, हर बॉक्स को जावास्क्रिप्ट ने एक नंबर दिया है, एक पोजीशन दी है. और इसे नंबर या पोजीशन ना बोलकर अपन प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं इंडेक्स. क्या दिया है? इंडेक्स दिया है, राइट. तो जो 2 आप देख रहे हैं ना इसका इंडेक्स 0 है. जी हाँ, इंडेक्सिंग एरे में हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम 0. इसके बाद अगला जो आप देख रहे हैं इसका इंडेक्स 1 है. भाई जैसे ट्रेन में सीट के नंबर होते हैं ना, बसेस में सीट के नंबर होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे आपके एरे में हर सेल का एक नंबर है. और ये नंबर इस सेल का अपने आप में कहलाएगा इंडेक्स. और ये 2 क्या है फिर? ये 2 इसके अंदर स्टोर्ड कहलाएगी वैल्यू. तो ये 0 सेल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? G2 स्टोर्ड है. अगले सेल का इंडेक्स क्या है? 1. फिर तीसरे का 2, चौथे का 3 और पांचवे का 4, क्योंकि एरे स्टार्ट होता है फ्रॉम 0. ये कभी मत भूलिएगा जेएस और अधिकतर लैंग्वेजेस में, राइट. तो ये हमारे एरे के हो गए इंडेक्सेस. ये पूरे ब्लॉक का नाम हो गया हमारे लिए नम्स. ऐसे में आपसे बोलूंगा जरा यहां बताना कलर्स के अंदर रेड ग्रीन ब्लू जो हमने रखा है इसमें रेड कौन से इंडेक्स पे होगा? बिल्कुल सही गेस करा आपने, 0 पे होगा, ग्रीन 1 पे होगा और ब्लू का इंडेक्स अपने आप में 2 होगा. सो डू ऑलवेज रिमेंबर एरे के अंदर सेल्स होते हैं, हर सेल का एक इंडेक्स होता है. उस इंडेक्स से उस सेल को आप करोगे एक्सेस. ये जो 0 1 2 3 आप देख रहे हो ना ये आपकी प्रोग्रामिंग में इन सेल्स को एक्सेस करने में आपकी मदद करेंगे. ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे अपन VS कोड में और देखते हैं वहां पर कैसे अपन इस पूरे कॉन्सेप्ट को करते हैं अप्लाई. सो लेट गेट बैक टू आवर डेवलपमेंट स्क्रीन. सो वी आर नाउ इनटू VS कोड. अब VS कोड के अंदर दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपके लिए एरे के कुछ एग्जांपल्स बना के रखे हैं ताकि हम फटाफट बेसिक्स ऑफ एरे पढ़ लें, क्योंकि एरे में प्रोग्रामिंग बहुत सारी है. खास तौर पे जब मैं एरे मेथड्स पढ़ाऊंगा. जावास्क्रिप्ट का अगर कोई बहुत क्रूशियल चैप्टर है ना तो वो एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ये तीनों है बेसिक जावास्क्रिप्ट में. तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि आप रिएक्ट पढ़ोगे, बैकएंड पढ़ोगे, हर जगह आपको ये तीनों चीजें बहुत देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एरे के फर्स्ट एग्जाम्पल की. अब आप नोटिस करिए ये जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे कराया था स्लाइड पे उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है. तो मैंने क्या करा, मैंने एक इवंस नाम का वेरिएबल लिया, राइट. इस इवंस नाम के वेरिएबल को मैंने एक एरे बना दिया और इसके अंदर मैंने 2 4 6 8 10
ये वैल्यू स्टोर कर ली। अब इन सबका इंडेक्स क्या होगा, इसका 0 होगा, 4 का 1 होगा, 6 का 2 होगा, 8 का 3 होगा और 10 का अपने आप में इंडेक्स 4 होगा। बहरहाल अभी मैंने इंडेक्स से प्रिंट नहीं करा है, अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सीधे सीधे इवेंट्स को डायरेक्टली प्रिंट करके दिखा दिया है। क्या होता है जब आप ऐसा करते हो, तो गौर करिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये पूरा डेटा निकालेगा और उसे कॉमा से सेपरेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग की तरह आपको प्रिंट करके दे देगा। क्या करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये पूरा डेटा निकालेगा। कितना डेटा है इवेंट्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर 5 वैल्यूज हैं, पांचों को निकालेगा और कॉमा से सेपरेट करते हुए इन्हें स्क्रीन के ऊपर कर देगा डिस्प्ले। स्क्रीन मतलब वेब पेज पे। चलिए तो इसको रन करके देखते हैं अपन को क्या आउटपुट मिलता है। जैसा मैंने आपसे कहा, पेज पे आप देखिएगा आपको एक सिंगल स्ट्रिंग की तरह सारी वैल्यूज प्रिंट होकर मिलेंगी। देख पा रहे हैं आप? थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, जूम कर दिया मैंने। अब आप देखो 2,4,6,8,10 ये कौन कर रहा है, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा है। जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप एरे का नाम देते हो, एरे की सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेट करके वो आपको दिखा देता है। और गौर करिए सिर्फ उसने नंबर के एरे के लिए नहीं, ये उसने कलर नेम्स के लिए भी करा है, विच इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब दोस्तों इस मामले में जो लॉग है ना, कंसोल डॉट लॉग, वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, तो उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करता हूं इवेंट्स को, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करता हूं कलर नेम्स को, दोनों ही केसेस में आपको देखिएगा इससे थोड़ा डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। किससे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, है ना। और ये डिफरेंस मैं आगे क्लैरिफाई करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो लेट्स गेट बैक टू द ब्राउजर विंडो। ओपन करते हैं अपन कंसोल विंडो और आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है आउटपुट। एक बार और देखो, अब आप चेक करो। अब आप जब कंसोल डॉट लॉग पे इवेंट्स को प्रिंट कर रहे हो, तो यहां क्लियरली नजर आ रहा है ना कि ये अपने आप में एक 5 इंटीजर्स का एरे है, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 स्टोर्ड है। और नोटिस करिए कंसोल डॉट लॉग तो आपको ये भी बता रहा है कि इनका अपने आप में करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है। जैसे पहली वैल्यू का इंडेक्स 0 है, दूसरी का 1 है, एंड सो ऑन, ये आपके सामने शो कर रहा है। जबकि इतनी डिटेल जानकारी आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से नहीं मिल रही है। ऐसा ही आप चेक करिए, वो सेकंड एरे के लिए भी कर रहा है। अगर थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करूं तो यहां मुझे मिल रहा है 0 पे रेड है, 1 पे ग्रीन है, 2 पे ब्लू है, एंड ऑल दैट। तो कई बार कंसोल डॉट लॉग ज्यादा हेल्पफुल होता है एरे का इंटरनल डेटा प्रॉपरली देखने के लिए। हालांकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी ऐसा करता है, बट वो थोड़ा सा आपके साथ चीटिंग कर देता है, तो वो कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज को दिखा देता है। ठीक है, तो ये हुआ एरे के अंदर एक एक वैल्यू स्टोर करके इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना। ठीक है, अब आप जावास्क्रिप्ट में एरे एक और तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कोई जरूरी नहीं है कि जब आप एरे बना रहे हैं आप तभी सारी वैल्यूज दें। आप ये भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि एरे को डिक्लेयर करें बिल्कुल ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, यानी एम्प्टी एरे लिटरल बना लें, और इसके बाद एक एक सेल में वैल्यू करते जाएं स्टोर। तो आपको जावास्क्रिप्ट की डायनेमिक नेचर भी नजर आ रही होगी इसमें। जैसे जैसे मैं एरे में वैल्यू डालता जा रहा हूं, जावास्क्रिप्ट मेरे एरे की साइज को वैसे वैसे करती जा रही है स्ट्रेच। एवरी टाइम आई पुट अ वैल्यू इन दी एरे, एरे के अंदर एक नया सेल बन जा रहा है और उस सेल के अंदर ये वैल्यू जाकर हो जा रही है स्टोर। हालांकि जहां तक आउटपुट की बात है, इसका भी आउटपुट आपके प्रीवियस कोड के जैसा ही होगा। आप देख पा रहे होंगे जैसा पिछला कोड हमें दे रहा है 2, 4, 6, 8, 10, ये वाला कोड भी अपन दे रहा है 2, 4, 6, 8, 10, और यहां पर वैल्यूज आ रही हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये तो समझ में आ गया भाई कि एरे बनाने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो बनाते वक्त ही स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज डाल दो, या बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट को ब्लैंक रखो, उसके बाद वैल्यूज डाल दो। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, मैंने बहुत सारे बिगनर्स को देखा वो इसको ऐसे बनाते हैं। अगर आपने ऐसे बनाया नम्स, तो गौर करिएगा दोस्तों, नम्स फिर एरे नहीं रह जाएगा। नम्स क्या बन जाएगा? नम्स एक वेरिएबल बन जाएगा। और वेरिएबल के साथ आप ऐसे नहीं लिख सकते num0, num1, num2, दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप जाकर चेक करेंगे तो एरर आएगी। और अगर आप कंसोल पे वेरीफाई करोगे तो मैसेज मिलेगा कि आप ये एक वेरिएबल के साथ कैसे यूज कर रहे हो इंडेक्स ऑपरेटर। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका एक प्रॉपर नाम है, सुनिएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या तो इंडेक्स ऑपरेटर और या सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये वाला जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो एरे के नाम के बाद। और ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का पर्पस अलग अलग है दोस्तों, ये भी समझिएगा। ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, जो आप एरे बनाते वक्त लगा रहे हैं, ये लिटरल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है एरे का लिटरल, जो ये बताता है जावास्क्रिप्ट को कि नम्स को एक एरे मानना है। और ये वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, num0, num1 पे जो लगे हुए हैं, इनको अपन बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। वाई डू वी कॉल देम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर? क्योंकि इनके अंदर हम सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स रखते हैं। कुछ लोग इसे इंडेक्स ऑपरेटर भी बोलते हैं। मैं दोनों ही नाम इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। तो आप ये तभी लगा पाओगे जब आपने अपने वेरिएबल को एज एन एरे डिक्लेयर करा है। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट भूल गए, लिटरल भूल गए, तो फिर जेएस अलाउ नहीं करेगी कि आप num0, num1 बोल पाए। गॉट इट? इसलिए डू रिमेंबर, एरे बताते वक्त आपको लिटरल लगाना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए तो अब यहां क्या हो रहा है, तो यहां भी यही रहा है कि आपका एरे पहले ब्लैंक बन रहा है, फिर एक एक सेल पे जाकर आप वैल्यूज को कर पा रहे हैं स्टोर। बहुत बढ़िया। अब आइए एरे से रिलेटेड तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरे एग्जाम्पल पे मैंने क्या करा है, तीसरे एग्जाम्पल में आप नोटिस करिए मैंने एरे के अंदर कुछ वैल्यूज दी हैं और कुछ नहीं दी हैं। बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप एरे बनाते वक्त दोस्तों कुछ वैल्यूज को ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में तो ये एरर है, बट जावास्क्रिप्ट क्या करती है, बिल्कुल सही। जावास्क्रिप्ट जब आपको ये देखती है कि आप वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट इन इन जगहों पर स्टोर करती जाती है अनडिफाइंड। क्या स्टोर करती है, अनडिफाइंड। और इसका पता आपको चलेगा जब आप इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जब मैं बोलूंगा इवंस 1, तो मैं जावास्क्रिप्ट से बोल रहा हूं इवंस एरे के इंडेक्स 1 का डेटा मेरे को चाहिए। कौन है इवंस एरे के इंडेक्स 1 पे, अनडिफाइंड। इवंस 4, कौन है इवंस 4 पे, अनडिफाइंड। तो जावास्क्रिप्ट में अगर एरे लिटरल बनाते वक्त आपने कुछ वैल्यूज स्किप कर दी कॉमा लगाकर, तो जावास्क्रिप्ट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी एरर, rather JS will simply assign the value undefined into them. This is another something which is very crucial और very important in JS, जो बाकी लैंग्वेजेस में शायद नहीं होता या एरर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये हुआ एरे विद अनडिफाइंड वैल्यूज। अब आते हैं एरे से रिलेटेड अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको ये पता करना है कि आपके एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, आपने कितना डेटा अपने एरे के अंदर स्टोर करा है, तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट में एरे के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है लेंथ। प्रॉपर्टीज क्या होती है ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे टॉपिक विच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अभी बस अपने दिमाग में रखना कि जावास्क्रिप्ट में एरेज आल्सो आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एरे भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। और अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में कहा था ना, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप कितनी तरह की होती है, दो होती है। एक को अपन लोग बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, या एक और नाम मैंने इसके लिए यूज करा था वैल्यू टाइप। दूसरी होती है यूजर डिफाइंड टाइप्स, और इसके लिए मैंने नाम यूज करा था रेफरेंस टाइप। मैंने कहा था प्रिमिटिव टाइप जावास्क्रिप्ट में कौन कौन है, नंबर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, ये सब प्रिमिटिव हैं। इनके अलावा जो कुछ भी बच गए हैं, 7 प्रिमिटिव टाइप बताई थी मैंने, इनके अलावा जो भी बच गए हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या बन जाते हैं, बिल्कुल सही, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बन जाते हैं ऑब्जेक्ट। और गौर करिएगा इवन एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर आल्सो ऑब्जेक्ट। इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा मैं जब ऑब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊंगा, जब ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी याद रखना एरेज आल्सो आर ऑब्जेक्ट, और इस बात को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे पता करते हैं जावास्क्रिप्ट में किसी की टाइप क्या है, बिल्कुल सही, वी कैन यूज टाइप ऑफ। तो मैं बाकियों को जरा कमेंट करके आपका फोकस रखना चाहता हूं टाइप ऑफ के बिहेवियर पे विद एरेज। इस पूरे को सेलेक्ट करके अपन कमेंट आउट कर देते हैं, और यहां आकर मैं एक लाइन लिखता हूं। जरा जावास्क्रिप्ट से पूछते हैं अपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या पूछ रहे हैं अपन, अपन पूछ रहे हैं व्हाट इज टाइप ऑफ, व्हाट इज द नेम, नम्स। ठीक है, अपन जेएस से बोले जरा बताओ नम्स की क्या टाइप है। देखिए जेएस आपको क्या जवाब दे रही है, दे रही है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इन जेएस इवन एरेज आर आल्सो ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के पास दोस्तों प्रॉपर्टी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ेंगे आगे, अभी घबराइए मत, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हर एरे के पास एक लेंथ नाम की दोस्तों प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हो तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बता देती है आपके एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। तो अभी मेरे एरे के अंदर कितनी वैल्यूज है, 6 वैल्यूज हैं। तो अगर मैं इस पेज को सेव करूं और जाकर आउटपुट चेक करूं, मुझे जावास्क्रिप्ट एरे का डेटा तो दिखाई रही है, वो ये भी बता रही है कि मेरे एरे के अंदर 6 वैल्यूज हैं। और इतना ही नहीं, ध्यान रखिएगा, अगर मेरे एरे के अंदर अनडिफाइंड स्टोर्ड है, जैसे कि मैंने 30 उड़ा दिया, अभी क्या है, अब एरे के अंदर एक वैल्यू अनडिफाइंड है, लेकिन लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेंथ अभी भी आप नोटिस करिए 6 है, भले ही 20 और 40 के बीच में अनडिफाइंड आ रहा है। तो लेंथ उसको भी गिनता है जिसमें डेटा है, लेंथ तब भी गिनेगा जब आपके एरे का डेटा अनडिफाइंड है। और लेंथ कौन है, लेंथ अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। पैरेंथेसिस मत लगा दीजिएगा लेंथ के साथ, क्योंकि लेंथ मेथड नहीं है, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो कभी भी जावास्क्रिप्ट में एरे की साइज पता करनी हो, जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज करते हैं अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज लेंथ। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो ये है कि अगर मेरे को एरे का एक एक डेटा प्रिंट करना है, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा num0 num1 num2, ये तो मेरे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में आप एरे पे बहुत आराम से लूप लगा सकते हैं। इनफैक्ट एरे बनाने का सही कारण ही दोस्तों ये है कि हम उसको अलग अलग डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना लिखकर, अलग अलग इंडेक्स को ना देकर, डायरेक्ट लूप के थ्रू एक एक इंडेक्स को कर सके एक्सेस। और जब आप ऐसा करते हैं ना कि आप एक लूप लगा के एरे की एक एक वैल्यू एक्सेस करते हैं, प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको बोलते हैं एरे को ट्रैवर्स करना। क्या करना, एरे को ट्रैवर्स करना।
तो अब मैंने अपना एक नॉर्मल फॉर लूप लेकर एरे की ट्रेवर्सिंग करी है, जिसमें मैंने आई को स्टार्ट कहां से करा है, 0 से, क्योंकि भूलिएगा मत, अगर इसका मैं डायग्रामेटिक व्यू आपको दूं तो ये बनेगा हमारा एरे। कितनी वैल्यूज है मेरी तरफ से, 6, तो इसके अंदर 6 सेल बन जाएंगे। ठीक है, हर सेल का मैंने आपसे कहा था एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होगा, यूनिक इंडेक्स नंबर होगा। हर सेल के अंदर आपका दिया हुआ एक एक डेटा स्टोर हो जाएगा, और इस पूरे को अपन लोग क्या नाम देंगे, इस पूरे को अपन लोग नाम देंगे नम्स। वेरी गुड। अब जब मैंने कहा आई इक्वल टू 0, तो आई का इनिशियलाइजेशन हुआ, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ। कितनी लेंथ आ रही है, लेंथ आ रही है जी इसकी 6। क्या 0 6 से छोटा है, हाँ जी है। लूप के अंदर जाकर मैंने जेएस से बोला नम्स आई प्रिंट करो। अब मैं पूरा एरे नहीं मांग रहा हूं, अब मैं मांग रहा हूं नम्स आई, आई इटसेल्फ इज 0, तो प्रिंट हो जाएगा नम्स 0। तो स्क्रीन पे आपको पहला नंबर दिखेगा विच इज 10। बी आर अपना काम करते हुए न्यू लाइन दे देगा, यहां से कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, जिस आई की वैल्यू 0 है इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। क्या 1 भी लेंथ से कम है, जी हाँ 1 भी लेंथ से कम है, लेंथ इज 6। अंदर आएंगे, प्रिंट हो जाएगा नम्स आई, तो यहां वैल्यू आ जाएगी विच इज 20। फिर कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या 2 भी लेस देन 6 है, हाँ जी है, नम्स 2 प्रिंट होगा जो हमारे केस में है 30। ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी जब 60 प्रिंट होगा। 60 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। राइट, 0 to 5 है इंडेक्सेस, ध्यान दीजिएगा, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 लेस देन 6, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंट्रोल आ जाएगा लूप की बॉडी से बाहर। इसलिए आप अगर एरे को पूरा एक्सेस करना चाहते हैं और चाहते हैं एक एक बार में एक एक वैल्यू आए, तो आप एरे को करते हैं ट्रैवर्स। और अगर आपको लग रहा है सर जब एक ही बार में पूरा एरे प्रिंट हो रहा है तो हम लूप लगा ही क्यों रहे हैं, तो दोस्तों आपको कई बार एरे पे बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं। जैसे मैं आपसे बोलूंगा मुझे इन सारी वैल्यूज को ऐड करके दीजिए, तब तो आपको एक एक वैल्यू निकालकर सम में जोड़नी पड़ेगी ना, उस केस में एरे ट्रैवर्स होगा। या मैं आपसे बोलूं मुझे एरे में कोई एक एलिमेंट ढूंढ कर बताइए कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, उस केस में आपको एक एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कई ऑपरेशन जेएस में ऐसे होंगे जो एरे की इंडिविजुअल वैल्यूज पे होंगे, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी एरे पे लूपिंग या करना पड़ेगा एरे पे ट्रेवर्सल। अब अगर मैं इस कोड को चलाता हूं तो जैसा अपन ने ट्रेस करा बिल्कुल वैसा ही इसका आउटपुट आना चाहिए। पुरानी विंडोज में बंद कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारा करंट कोड, और इसमें आपको दिख पा रहे होंगे आप 10 20 30 40 50 60 एरे की मिल रही है आपको सारी वैल्यूज। ठीक है, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या होगा तब जब हमारे एरे में कुछ में डेटा और कुछ में ना हो, क्या हमारा फॉर लूप अनडिफाइंड पे भी जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल जाएगा। जो आपका रेगुलर फॉर होता है वो एरे की अनडिफाइंड वैल्यूज को भी करता है एक्सेस। यानी अभी भी ये लूप कितनी बार इटरेट करेगा, अभी भी ये लूप 6 बार इटरेट करेगा, और आपको सारी वैल्यूज दिखाएगा जिसमें 2 वैल्यूज आपको दिखेंगी एज अनडिफाइंड। राइट, ये है जावास्क्रिप्ट में रेगुलर फॉर से एरे को ट्रैवर्स करना। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको लूप्स का इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने आपसे कहा था ना फॉर की कुछ वेराइटीज भी हैं जावास्क्रिप्ट में, और हम ये वेराइटीज अभी नहीं पढ़ेंगे, ये वेराइटीज हम तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे एरे या ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर। तो अब क्योंकि एरे स्टार्ट हो गया है, तो अब हम फॉर लूप की पहली वेराइटी की बात करते हैं। और दोस्तों फॉर लूप की इस पहली वेराइटी का नाम है फॉर इन लूप। क्या नाम है, फॉर इन लूप। ओके, क्या करता है ये फॉर इन लूप, दोस्तों ये फॉर इन लूप आपके इस एरे पे ट्रैवर्स करता है, और ऐसे ट्रैवर्स करता है कि ये इन वैल्यूज पे नहीं जाता, बल्कि ये इनके इंडेक्सेस पे जाता है। किन पे जाता है, इनके इंडेक्सेस पे जाता है। तो देखो एक्चुअल में इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है आप फॉर लिखते हो, फॉर के बाद आप अपना लेट या वैर लगाते हो, उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल को नाम देना है वो नाम देते हो, कीवर्ड लगाते हो जेएस का विच इज कॉल्ड इन, और इन के बाद किसका नाम देते हो, इन के बाद आप आपके एरे का नाम देते हो, जो भी आपके एरे का नाम। जेएस क्या करती है दोस्तों, जेएस इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाती है, फर्स्ट एलिमेंट पे। फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 10, पर वो एलिमेंट नहीं उठाती, वो उठाती है एलिमेंट का इंडेक्स। तो ये जो आपका वेरिएबल है इसमें सबसे पहले 0 आएगा, अगली बार इसमें 1 आएगा, अगली बार इसमें 2 आएगा, और ऐसे करते करते अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना $i, तो आपको वैल्यूज नहीं बल्कि आपको वैल्यूज की जगह मिलने लगेंगे इंडेक्सेस। यानी अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो मेरे को आउटपुट क्या मिलने वाला है, मेरे को आउटपुट मिलने वाला है 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि एरे के अंदर 6 ही वैल्यूज हैं, लाइक दिस। सो फॉर इन लूप क्या करता है, एरे के इंडेक्सेस पे जाता है। अच्छा, इसमें 2 खास बातें आपको और दिख रही होंगी। पहली खास बात, कंपेयर टू रेगुलर फॉर आपको कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ रहा, नहीं करना पड़ रहा ना। आपने कहां बोला कि 0 से स्टार्ट करो, ये तो जेएस का डिसीजन है कि वो 0 से शुरू करके आई में पहला इंडेक्स ला रही है।
दूसरा, आपको कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं देना पड़ा। रेगुलर फॉर्म में देखा था आपने, अपन ने आई प्लस प्लस लिखा था, यहां ये देने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा, आपको ये भी नहीं बताना है कि ये लूप कितनी बार चलेगा। वहां बताया था रेगुलर फॉर्म में आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आपने लिखा था, यहां वो भी नहीं लिखना। ऑटोमेटिकली जेएस इसको उतने इटरेशंस देगी जितने एरे के अंदर वैल्यूज हैं। तो जब ये पहली बार चलेगा तो आई में 0 देगा, अगली बार चलेगा तो 1 देगा, और ये गिनकर उतनी बार चलेगा जितना आपके एरे के अंदर डेटा अवेलेबल है। अब अगर आपको लग रहा है बट सर ये तो इंडेक्स आया, हमें डेटा चाहिए तो कैसे मिलेगा, तो दोस्तों बहुत सिंपल है। आप आई की जगह क्या प्रिंट करा दो, बिल्कुल सही गेस करा आपने, आई की जगह प्रिंट करा दो नम्स आई। जैसे ही आप कहोगे नम्स आई, अब आई तो इंडेक्स है लेकिन नम्स आई तो वैल्यू होगा ना, तो नम्स आई हमको दे देगा नम 0 विच इज 10, नम्स 1 दे देगा हमें 20, और इस तरह से अपन को एक एक वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर इन लूप हालांकि बहुत यूज नहीं होता है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए जेएस के पास फॉर इन भी है एरे की एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करने की। अब इसमें है एक स्पेशल केस, गेस करिए इसका आउटपुट क्या है। क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है कि मेरे एरे में मैंने एक वैल्यू बल्कि दो वैल्यूज अनडिफाइंड दी है। घबराइएगा मत, यहां अनडिफाइंड अपन लिख दें या ना लिखें ऐसे ले लेते हैं, है ना, अभी लिखने वाला केस अलग लेंगे अपन। अब नोटिस करिए इस एरे के अंदर मैंने दो वैल्यूज अनडिफाइंड दी, लाइक दिस। क्या लग रहा है आपको, अगर मैं इस कोड को चलाता हूं तो क्या अभी भी ये लूप मेरा 6 बार चलेगा? नहीं, लूप 6 बार नहीं चलेगा। यानी फॉर इन की खास बात ये होती है दोस्तों कि वो अनडिफाइंड वाले इंडेक्सेस को स्किप कर देगा। यानी अब क्या होगा, अब आई के अंदर 0 आएगा, अगला इंडेक्स आई के अंदर सीधे 2 आएगा, 1 आएगा ही नहीं। तीसरा इंडेक्स आई के अंदर सीधे 4 आएगा, और उसके बाद अगला इंडेक्स आएगा विच इज 5। कौन कौन नहीं आएंगे, ये वाला नहीं आएगा 1, और ये नहीं आएगा विच इज 3। एंड इफ यू विश अपन आई को पैरेलल प्रिंट भी करा देते हैं, यहां लिख देते हैं इंडेक्स कोलन डॉलर आई, है ना, और यहां कह देते हैं कॉमा करके वैल्यू कोलन डॉलर नम्स आई। तो हमें दोनों दिखेंगे, इंडेक्स भी दिखेगा और एरे की वैल्यूज भी दिखेंगी, और ये भी पता लगेगा लूप कितनी बार चल रहा है। देखो ध्यान से, एरे तो अभी भी 6 का है ना, लेंथ उसकी अभी भी 6 है, लेकिन चल कितनी बार रहा है लूप, 4 बार। कारण क्या है, फॉर इन लूप अनडिफाइंड वैल्यूज पे नहीं जाता, वो सिर्फ उन इंडेक्सेस पे जाता है जिनमें डिफाइंड वैल्यू स्टोर्ड है, यानी जहां आपने ब्लैंक या स्किप नहीं करी हुई है वैल्यू। इसलिए आप देखो 0 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4, और फिर 5 आ रहा है, 1 और 3 गायब है। राइट, तो ये एक बिहेवियर है जो फॉर इन लूप को बाकी लूप्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट करता है। ठीक है, अब ये तो बेसिक एरे हुआ, ये तो जावास्क्रिप्ट के ओरिजिनल वर्जन से था। अब जावास्क्रिप्ट ने अपने ES6 वर्जन ऑनवर्ड्स दोस्तों आपको एक और बहुत स्पेशल फॉर लूप दिया है। जो किसके लिए दिया है, जो बहुत सारे इटरेबल्स के लिए दिया है। उन इटरेबल में एक एरे भी आता है। इटरेबल नाम सुनकर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, इटरेबल मतलब जिसपे आप इटरेशंस कर पाए। अब जावास्क्रिप्ट में एरे भी इटरेबल है क्योंकि उस पर भी हम इटरेशंस कर सकते हैं। तो अब ये फॉर ऑफ लूप जो है, इसका सिंटेक्स समझिएगा क्या है। इसका सिंटेक्स है, आप फॉर लिखते हो, फॉर के बाद आपका वेरिएबल का नाम आता है लेट वगैरह के बाद, और वेरिएबल के नाम के बाद दोस्तों ऑफ कीवर्ड आता है। वहां क्या था, वहां इन था, यहां ऑफ आएगा, और ऑफ के बाद एज यूजुअल आपके एरे का नाम आता है। अब इस लूप की खास बात दोस्तों ये है कि ये भी फॉर इन की तरह एरे के एक एक सेल पे जाता है, पर ये इंडेक्स नहीं लाता, ये इंडेक्स की जगह वैल्यूज लाता है। क्या लाता है, वैल्यूज लाता है। यानी अगर मैं इसको डायग्राम वाइज ट्रेस करूं, ये मान लीजिए हमारा 5 नंबरों का एरे है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। एक ज्यादा बन गया, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए 5 इंडेक्सेस का एरे है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सपोज करिए 60 मान लीजिए नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका जो फॉर लूप चलेगा ना, लेट एक्स ऑफ नम्स, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट एक्स के अंदर 10 लाएगी। पिछली बार क्या ला रही थी, आई के अंदर इंडेक्स ला रही थी, इस बार वैल्यू लाएगी। आप प्रिंट करोगे आपको आउटपुट में 10 मिलेगा। अगली बार जावास्क्रिप्ट एक्स के अंदर क्या लाएगी, 20, प्रिंट करोगे 20 मिलेगा। कहने का मतलब फॉर ऑफ लूप इंडेक्सेस पे ना जाकर एरे की एक एक वैल्यू पे जाता है। जिस वैल्यू पे जाएगा वो वैल्यू आपको लौटा देगा, जिसको आप अपने कोड के अंदर कर सकते हो डिस्प्ले। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं, क्या मिल रहा है, वेरी गुड, कंपेयर टू द प्रीवियस वन, दिस टाइम आई एम नॉट गेटिंग इंडेक्सेस, this time I'm getting array values 10, 20, 30, 40 and so on. Got it? तो ज्यादा हैंडी होता है हमारे लिए जेएस के अंदर फॉर ऑफ, अगर हमें इंडेक्स नहीं पर्टिकुलर वैल्यू से मतलब है। अब फॉर ऑफ फॉर इन के कंपैरिजन में एक डिफरेंस और रखता है, और वो डिफरेंस हमारा लास्ट एग्जांपल इस वीडियो का,
वो ये कि अगर आपके एरे में अनडिफाइंड है तो फॉर इन की तरह फॉर ऑफ स्किप नहीं करेगा अनडिफाइंड को। यानी अब ये कितनी बार चलेगा, अगेन 6 टाइम्स चलेगा और आपको एरे की एक एक वैल्यू लाकर देगा, जिसमें पहला 10 होगा, दूसरा बिल्कुल सही अनडिफाइंड होगा, तीसरा 30 होगा, चौथा फिर अनडिफाइंड होगा, पांचवें छठे पे होगा 50 और 60। यानी फॉर ऑफ डजंट स्किप अनडिफाइंड डेटा। बाकी फॉर ऑफ की कहानी बिल्कुल फॉर के जैसी है, ना आपको यहां इंक्रीमेंट देना, ना आपको यहां कंडीशन देनी, ना आपको बताना कि जीरो से स्टार्ट करो। वो अपने आप जीरो से ही स्टार्ट करेगा, सारा एरे ट्रैवर्स करेगा और एक एक करके वैल्यूज पे जाता जाएगा। ठीक है, फिर यहां रेस्ट्रिक्शन भी याद रखना, उल्टा नहीं चला सकते हो आप इसको। आप एक रेगुलर फॉर को उल्टा चला सकते हो ना, जैसे मैं इस एरे को उल्टा प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं फॉर लेट आई इक्वल टू, क्या है एरे का नाम, नम्स, नम्स डॉट लेंथ -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। चलेगा ये लूप, बिल्कुल चलेगा। नम्स डॉट लेंथ कितना है 6, 6 -1 कितना है 5, 5 गौर करिएगा 6 का इंडेक्स है, इंडेक्सिंग लिख देता हूं मैं ताकि आपको ट्रैवर्स करने में दिक्कत ना जाए। अब आई कहां से शुरू हो रहा है, 5 से। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अंदर आकर अगर मैं लिखता हूं नम्स आई, इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो मेरे को मिल जाएगा 60, अगली बार मिल जाएगा 50। ये फैसिलिटी आपको किस में नहीं है, ये फैसिलिटी आपको फॉर ऑफ में नहीं है। वो जब भी चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं चलेगा, बैकवर्ड पे नहीं चलेगा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ एरेज बिहेव इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ दे आर डिफरेंट देन एरेज ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अगले वीडियो में दोस्तों अपन डिटेल में बात करेंगे एरे पे कुछ और ऑपरेशंस की, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा एरे के लिए दिए गए प्री डिफाइंड मेथड्स। बहुत क्रूशियल है जावास्क्रिप्ट में, बहुत सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपकी इन मेथड्स के थ्रू सॉल्व होंगी, अभी नहीं बल्कि बैक एंड कोड जब आप लिखोगे ना तब भी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, एरे, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स, दे आर वेरी क्रूशियल चैप्टर्स इन बेसिक जावास्क्रिप्ट। अगर आगे की जावास्क्रिप्ट पे ग्रिप बनानी है, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको एरे का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एरे क्या है और कैसे काम करता है। मिलते हैं एरे के सेकंड वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।